हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद कैश सर पर। तो आप सब इंतज़ार कर रहे थे, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। पर क्या हुआ कि थोड़ा सा टाइम मिला ही नहीं, तो उस वजह से कल क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी। बट आज सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपकी तरफ से मुझे भी शुभकामनाएं। रिकॉर्डेड क्लास है तो उस वजह से मैं दे लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज बड़ा शुभ दिन है और इसी शुभ दिन पर हम 12th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड मैं थोड़ा स्लो ही बोलूँगा, आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लें, आपके पास ऑप्शन भी दे रखा है। चलिए, तो अभी हम जैसे पता है आपको क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं। बट ये क्लास, अगर आप इस क्लास को देख करके आए हो तो हम कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि भाई इसी क्लास के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो ठीक रहेगा। सारी की सारी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों 12th क्लास का बैच, और उसमें भी हम अब बात करें तो पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। ये दोनों हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अगर बात करें तो आपको हमारी इन क्लासों में क्या क्या मिलने वाला है, अगर वो बात करें तो स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको पता है, एक तो पीडीएफ नोट्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना कि भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश कमज़ोर होती है। कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के भी ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश ही कमज़ोर है और हिंदी थोड़ी ठीक है, मतलब इंग्लिश भी कमज़ोर है उनकी और हिंदी उनको समझ में आ जाती है, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। दूसरी बात, वीडियो लेक्चर। और अगर हम बात करें, ये जो वीडियो लेक्चर होने वाले हैं ये आपको डाउनलोडेड फॉर्म में, प्लस कभी कभी आपको लाइव भी मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी राइटिंग पर थोड़ा ध्यान मत देना, अभी ऐसे ही समझा रहा हूँ उस वजह से, बाकी मेरी राइटिंग ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा क्या मिलने वाला है आपको, टेस्ट। ये टेस्ट ऑनलाइन भी कंडक्ट होंगे और हम ट्राई करेंगे कि अगर हमसे हो पाया, अगर हम मैनेज कर पाए तो इन टेस्टों को हम ऑफलाइन भी कंडक्ट कराएंगे। जो बच्चे 12 या 12 के आसपास हैं, अगर हमने कंडक्ट कराए ऑफलाइन तो आप ऑफलाइन आकर के दे सकते हो, ऑनलाइन तो हम कंडक्ट कराएंगे ही भाई, वो तो 100% गारंटी है, ठीक है। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम ऑफलाइन भी कंडक्ट करवा पाएँ। अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए काफ़ी सही बात रहेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट कराएं, जैसे हम बीएसटीसी का कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो टेस्ट हम आपको कंडक्ट कराने वाले हैं। अच्छा, विशेषता क्या होने वाली है भाई इनकी, पॉलिटिकल साइंस सभी पढ़ा रहे हैं, आप तो देख ही रहे हो। हमने तो अभी स्टार्ट किया है, अपना तो बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है और इतना कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्या कराएंगे भाई हम आपको, देखो ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है बच्चों, बट अपने आप पर इतना विश्वास तो है कि अपनी नॉलेज पर बोलूँ तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद या ज्योग्राफी पढ़ने के बाद लगेगा कि सच में ऐसा भी होता है, मतलब ऐसे भी पढ़ाई होती है। हाँ, थोड़ा ऑनलाइन है तो थोड़ा कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बोरियत हो रहा है, 1 घंटे की वीडियो है कहाँ तक देखें, या आधे घंटे का लेक्चर है सर अब तो काफ़ी हो गया, ऐसा कभी कभी हो सकता है। क्योंकि देखो ऑनलाइन मोड में थोड़ा तो ऐसा रहता है, रियलिटी वाली बात है, तो भाई थोड़ी बोरियत अपने को होती है। बट अगर बच्चों अपने को एग्जाम अच्छे से क्रैक करना है तो भाई थोड़ी बोरियत का सामना तो अपने को करना पड़ेगा। टाइम टाइम पर आपके लिए एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे भाई, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे, तो वो टाइम पर ही पता चलेगा आपको, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, केवल आप ये ना सोचें कि भाई केवल साइंस में ऐसा चलता है ना, अपने यहाँ भी ऐसा होता है, ठीक है। वो टाइम पर आपको पता चलेगा। और यहाँ पर जो आपको एनसीईआरटी ये कंप्लीट कराई जाएगी ना बच्चों, ये एनसीईआरटी अगर आपने एक बार कंप्लीट कर ली तो आने वाले आरएएस प्लस यूपीएससी एग्जाम, दोनों एग्जाम के लिए आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली हैं चीजें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, आपको तो पता ही है, मैं क्या ही कहूँ, आरएएस और यूपीएससी एग्जाम के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं। हम यहाँ पर 12th को तो फोकस करेंगे ही, मतलब 12th पर तो हम ध्यान देंगे ही। 12th के साथ हम ट्राई करेंगे कि भाई जितने भी एक चैप्टर से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन पा रहे हैं वो भी हम आपको सॉल्व करवाएं।
ताकि जब आप बड़ी क्लासों में जाओ या कंपटीशन की तैयारी करो तो वहां पे जाके आपको लगे कि हाँ भाई, एक सर ऐसे थे जिन्होंने स्कूल लेवल पर ही हमको इतना अच्छे से पढ़ाया था कि भाई कंपटीशन में उनकी सब्जेक्ट में तो प्रॉब्लम हमको नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे भाई, ट्राई क्या हम करेंगे पक्का कि भाई 12th लेवल के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम करेंगे कि भाई 12th लेवल के साथ साथ आपके लिए कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन जो उस चैप्टर से बनने वाले हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएं। कौन कौन से आर्टिकल्स इंपोर्टेंट होने वाले हैं वो सारी बातें हम आपको वहां पे बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हम कह सकते हैं कि इंपोर्टेंट पर्सन्स हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, ठीक है, अपने इधर से चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, ठीक है, भगत सिंह जी हो गए, सुखदेव जी हो गए, गुरुदेव जी हो गए। भाई इनका क्या करने वाले हैं, हम इन सब के बारे में आपको बताने वाले हैं, इन सब के बारे में हम आपको अच्छे से कंप्लीटली बताने वाले हैं और आपको वर्क भी दिया जाएगा, वो भी आप कंप्लीट करोगे। मतलब अपन ओवरऑल कहें तो ज़्यादा टाइम ना लेकर के मैं सीधा क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओवरऑल में अगर आप कहूँ तो ज़्यादा ऐसे बखान तो नहीं करूँगा, पर इतना ज़रूर है कि अगर एक बार आप पढ़ के देखते हो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई स्टडी इस तरीके में भी होती है। सेटअप छोटा है और इनिशियली स्टार्ट किया है तो आपके मन में भी डाउट हो सकते हैं कि क्या सर अभी तो आप ऐसा बोल रहे हो, पता नहीं क्या होगा। तो जैसा आपको ठीक लगे, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि भाई हाँ, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आर्ट्स क्या है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है भाई, जैसे कि आप अभी बहुत सारे स्कूलों में पढ़ते होंगे, कहीं कहीं पर, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सबने कहीं ना कहीं पर एडमिशन ले रखे होंगे बच्चों। उन स्कूलों में ये होता होगा, मैं भी शायद, जितना मुझे आइडिया है कि भाई ज़्यादातर फोकस टीचर्स का या फिर जो वहाँ पे मेंटोर्स होते हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि भाई बाकी जो फैकल्टी है, टीम है वहाँ की, मैनेजमेंट है वहाँ का, वो ज़्यादातर फोकस करते हैं भाई साइंस वाले स्टूडेंट्स पर कि भाई साइंस के लिए प्रायोरिटी यहाँ, आर्ट्स के लिए थोड़ी सी प्रायोरिटी कम। पूछने पर बताते हैं कि भाई नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। बात तो ठीक है कि भाई सब बराबर ही होने चाहिए और लगता भी ऐसा ही है कि सब बराबर है, बट रियलिटी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी, स्कूल्स में भी, कोचिंग्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भावनाओं में, नज़रों में, सोचने में, समझने में अंतर आ ही जाता है कि यार आर्ट्स साइंस, आगे जाकर के क्या होता है आर्ट्स साइंस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंस वाले आगे जाकर के पीछे हो जाते हैं या आर्ट्स वाले आगे जाकर के ऊपर हो जाते हैं, बट ये है कि आगे जाने के बाद में आर्ट्स वालों के पास और साइंस वालों के पास, दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है। साइंस वाला आर्ट्स वाले एग्जाम दे सकता है, आर्ट्स वाला साइंस वाले पूरे एग्जाम नहीं दे सकता। ठीक है, बट हर एक स्टूडेंट का अपना अपना फील्ड है भाई, हर एक सब्जेक्ट का अपना मजा है। आप ह्यूमैनिटीज के अगर अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आगे जाकर के आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हैं भाई, समझ पा रहे हो। बड़ी से बड़ी जॉब अपने पास है, मतलब अपने पास अपॉर्चुनिटी है, बट उसके लिए क्राइटेरिया है कि नॉलेज कितनी है आपके पास, समझदारी कितनी है आपके पास, ये क्राइटेरिया है। अगर नॉलेज नहीं है बच्चों तो बिना नॉलेज के तो क्या साइंस, क्या आर्ट्स और क्या कॉमर्स, सिंपल बात है भाई। बट आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास आर्ट्स है बट फिर भी वो नॉलेज में कितना अच्छे हैं। आर्ट्स से तो क्या क्या नहीं बन जाते, यूपीएससी, आरएएस वगैरह। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कभी अपने आप को, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, जिस भी सोसाइटी में रहते हो, देखो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई अपना जो समाज है इधर का, इस समाज में कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट मेरे से अगर कहते हैं कि सर मैं चाहता तो या चाहती तो आर्ट्स लेना हूँ, बट घर वाले और समाज वाले ऐसा कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं आर्ट्स में क्या ही रखा है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी। ट्रस्ट में विश्वास करके देखें, आप साइंस लेते हो तो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हमेशा रहेगी। साइंस वाला हर बच्चा आर्ट्स के हर एग्जाम दे सकता है, बट यही है कि भाई अगर वो साइंस में इंटरेस्टेड है तो आर्ट्स में थोड़ा सा उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आर्ट्स वाला स्टूडेंट साइंस के एग्जाम नहीं दे सकता है भाई, उसको पता है कि अगर उसको नीट करनी होती तो पहले ही साइंस ले लेता, बट उसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। किसी को आरएएस करना है, किसी को और कॉम्पिटेटिव एग्जाम करने हैं, किसी को क्या करना है, किसी को जल्दी जॉब लगना है, किसी को क्या करना है, तो उसने आर्ट्स ले ली। तो अब कोई बच्चा मेरे से आके कहे कि सर
आप कह रहे हो कि आर्ट्स वाले बच्चे साइंस वाला एग्जाम नहीं दे सकते और साइंस वाले बच्चे आर्ट्स वाला एग्जाम दे सकते हैं। हाँ भाई, साइंस वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम दे सकते हैं, पर आर्ट्स वाले बच्चे ऐसा नहीं होगा कि भाई नीट का एग्जाम दे लें, पर उसमें जाना ही क्यों भाई, वो तो पहले ही डिसाइड हो चुका, आप तो 12th में आ गए हो आप, ठीक है। वो सारी बात तो खैर चलती रहेंगी। तो ये सब क्लासें होने वाली हैं बच्चों, ठीक है। सेम क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और आपके लिए बच्चों एक अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी कि मेरे से कांटेक्ट आपका हमेशा रहेगा। आप क्वेश्चन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आगे का प्रचार बाद में करेंगे, पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पर, तो आज 12th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस डेमो क्लास आने वाली है यूट्यूब पर, ये 3-4 क्लास आएंगे डेमो क्लास के फॉर्म में। सुनिए, हमारे पास बच्चों फर्स्ट एंड सेकेंड 2 बुक हैं, ठीक है। और दोनों बुकों की कहानी देखें सिलेबस की बच्चों, तो हमको ये कंप्लीट कर लेना है सिलेबस नवंबर और दिसंबर में, मतलब नवंबर में हो जाता है, ठीक है। इतना जल्दी मुझे लगता नहीं कि करके कुछ फ़ायदा होगा, बट फिर भी नवंबर दिसंबर में हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे भाई। और दिसंबर में जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मतलब नवंबर या दिसंबर के बीच में हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी हम इन्हीं के बीच में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लेंगे हम। आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में बच्चों हर चैप्टर के 20 एमसीक्यू, इसके अलावा 20 अपने फिलअप्स हम आपको देने वाले हैं बच्चों। 20 नहीं, 10 फिलअप्स कंप्लीट कराएंगे हर चैप्टर के, प्लस वेरी शॉर्ट, प्लस शॉर्ट, प्लस लॉन्ग, प्लस ऐसे टाइप, ये सब क्वेश्चन मिला करके हम आपको मैं भी 30 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट कराएंगे। मतलब आप कह सकते हो कि भाई एक चैप्टर से ही आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, तो पूरी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, आपके एग्जाम के लिए इतना विश्वास दिला सकता हूं कि सिंगल क्वेश्चन एमसीक्यू या फ्लप्स में से 1-2 क्वेश्चन या एक आध ही क्वेश्चन ऐसा होगा, इस बार तो एक भी नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मेरी सिक्योरिटी के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई उसमें से ऐसा हो सकता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन आपके जो आपको कंप्लीट कराया है उसके बियॉन्ड आपको मिल जाए, लेकिन हाँ बाकी के सारे क्वेश्चन आपको, या मैं कहूँ तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसके, जो अपन ने कंप्लीट किया होगा उसके अंदर आपको, ठीक है। क्लासों में आपको डायग्राम, फॉर्म, एनिमेशन वगैरह, वीडियोस, लेक्चर वगैरह वो सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, वो सारी बातें हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों सेकंड बुक, जिसको मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर अपन बात करें, और इसमें भी अगर अपन देखें तो पहले नंबर का चैप्टर हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। पहले नंबर का चैप्टर हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। और भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि बुक क्या है, कितने चैप्टर हैं, कितने नहीं हैं, उसमें से कितना एग्जाम में बैटेज रहेगा, इसमें से कितना एग्जाम में बैटेज रहेगा, वो बाद की बात है भाई। पहले ये एक डेमो क्लास है, तो आप एक बार डेमो क्लास देख ले, वो बाद की बात है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, एग्जाम में कितना किसका वेटेज रहता है, कितने क्वेश्चन किस बुक से आते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो सारी बातें तो हम फर्दर आने वाली क्लासेज में करते रहेंगे। अभी आपका टाइम काफ़ी ले लिया है मैंने, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई अब तो स्टार्ट कर दे, कब स्टार्ट करोगे। हाँ चलिए, तो भाई अगर बात करें, हमने जो बुक स्टार्ट की उसमें सबसे पहले नंबर का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अगर बात करें भाई आज़ादी से पहले इंडिया के पास कौन कौन से चैलेंजेस थे। देखो, भारत आज़ाद हुआ तो क्या भारत ऐसे ही आज़ाद हो गया ना, बहुत सारे कटे, बहुत सारे मरे, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ बच्चों। तो आज़ादी से पहले भी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी चुनौतियां थी, आज़ादी के बाद भी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। ये क्लासें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली हैं। मैं समझाता हिंदी में ही हूँ, आपको पता ही है बच्चों, ठीक है। आपको नोट्स इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे। अगर मैं कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने केवल इंग्लिश बोल दिया तो हिंदी वाले यहाँ पे हिंदी लिखाई है बच्चों, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मैंने कभी केवल हिंदी में पढ़ दिया तो इंग्लिश वालों को पता है यहाँ पे इंग्लिश लिखाई है। नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में इसी टाइप से मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स, काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं, तो वो सारी बात आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई अगर बात करें इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंज की, भारत की स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद क्या क्या चैलेंज थे। देखो, स्वतंत्रता के पहले के चैलेंजेस की बात करूं तो बच्चों आपको पता ही है, ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चलता था हमारे ऊपर,
और ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं भाई, उसकी तो क्या ही कहना। फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारे नेशनल मूवमेंट किए और नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन किए, और नेशनल मूवमेंट और राष्ट्रीय आंदोलन करने के बाद में हमको फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली। ठीक है, आज़ादी मिलने के बाद में क्या क्या चैलेंजेस आए कि भैया अब तो आज़ाद हो गए, अब काय के चैलेंजेस, अब भी चैलेंजेस हैं। मतलब उस टाइम पर तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, चैलेंजेस तो अभी भी हैं, लेकिन अपन बात करेंगे कि आज़ादी मिलने के जस्ट बाद में कौन कौन सी चुनौतियों का, कौन कौन से चैलेंजेस को हमको फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा, वो सारी बातें। पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, आप स्टोरी याद करो। अगर आपको स्टोरी याद है तो आर्ट्स की सभी सब्जेक्ट्स आपको याद हो जाएंगी। अगर आपने एक एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट याद करना चाहा तो कभी याद नहीं होंगी, तो स्टोरी पर फोकस करना है। देखिए, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंज, अगर अपन बात करें कि भाई आज़ादी के बाद में कौन कौन से चैलेंजेस थे, तो सबसे पहला चैलेंज था बच्चों पॉलिटिकल चैलेंज, और दूसरा था बच्चों इकोनॉमिक चैलेंज। पॉलिटिकल चैलेंज कैसे, मैं आपसे बात करूं बच्चों, देखो ध्यान से इधर। 1947, या और डिटेल में जाना चाहूं तो 14-15 अगस्त की मिडनाइट को, आधी रात, मिडनाइट को भारत आजाद होता है 1947 में। 1947 में भारत आजाद हुआ, और हमारे जो पहले इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, हमारे पहले इलेक्शन कंडक्ट होते हैं 1952 में। 1952 में हमारे फर्स्ट इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है हमारे देश में। मतलब 1947 से लेकर के 1952 तक कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। तो एक मेन चैलेंज था पॉलिटिकल चैलेंज कि भाई किस पोस्ट पर किसको बिठाया जाए, किसको पीएम बनाया जाए, किसको किस स्टेट का सीएम बनाया जाए, किसको क्या बनाया जाए, किसको क्या बनाया जाए। तो मेन चैलेंज था पॉलिटिकल चैलेंज, क्योंकि 1947 से लेकर के, ध्यान से देखना बच्चों, 1947 से लेकर के 1952 तक कोई इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं हुए। यहाँ पर किसी प्रकार के यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुए, कोई चुनाव नहीं हुए। इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुए तो भाई पोस्ट का भी पता नहीं है। तो मेन चैलेंज तो ये था कि भाई किसको पॉलिटिक्स में क्या पोस्ट दी जाए, कौन कौन सी राजनीतिक चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं। तो भाई इसके सॉल्यूशन के लिए एक इंतरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार, हिंदी में लिख देता हूं पहले, अंतरिम सरकार या इंतरिम गवर्नमेंट, इंतरिम गवर्नमेंट आती है बच्चों। एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, और इस इंतरिम गवर्नमेंट में अलग अलग पोस्ट बना दी जाती हैं। और फिर होता है भाई कि संविधान बनने की तैयारी चली रही थी, क्योंकि देखो अगर बात करें हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, वो लागू कब हुआ, बना कब, वो सारी बातें आपको पता हैं। फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भाई 1949, या और डिटेल में मैं जानना चाहूँ 26 जनवरी 1950, 1950, इससे पहले 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बन के तैयार हो गया भाई, और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया था। तो बनना स्टार्ट हो गया था भाई 1946 में। अपन कह सकते हैं कि देश आज़ाद हो गया 1947 में। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा में बैठक की गई, ठीक है, मीटिंग की गई कुल मिलाकर के, और मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी स्पीच दी, जिसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। वो सारी बातें अपन करेंगे। तो इतनी कहानी तो अभी अपने को समझ में आई कि भाई एक तो पॉलिटिकल चैलेंज था ही देश के अंदर, ठीक। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, उसके बाद भी पॉलिटिकल चैलेंज बने रहे कुछ टाइम तक। फिर भी एक था बच्चों इकोनॉमिक चैलेंज। इकोनॉमिक चैलेंज देखो, मतलब भाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, औद्योगिकरण नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो हम कह सकते हैं कि भाई गरीबी ज़्यादा थी, लोग बेरोजगार ज़्यादा थे, भुखमरी ज़्यादा थी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कोई इकोनॉमिक चैलेंज तो उस टाइम पर भी थे, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक चैलेंज अभी भी हैं। बट अभी जो इकोनॉमिक चैलेंज हैं वो पहले की तुलना में कम है। पहले 90% पॉपुलेशन, अगर मैं एक डेटा की बात करूं, 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर, या अपन कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेबल थी।
प्राइमरी सेक्टर पर क्या थी, डिपेंडेबल थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबल थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था। तो इकोनॉमिक चैलेंज तो बच्चों हमेशा से बने रहे हैं। ये तो जनरल बात हुई भाई कि हाँ सर इतना तो था। चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा। चलिए फर्स्ट अगर अपन टॉपिक देखें बच्चों कि भाई चैलेंजेस ऑफ द न्यू नेशन, नए राष्ट्र के लिए कौन कौन से चैलेंजेस थे। भाई नया राष्ट्र राज्य, नया नेशन स्टेट जब बना तो उसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा, वो सारी बात सुनो। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947। मैंने आपको बताया कि भारत 14-15 अगस्त की आधी रात को अपन कह सकते हैं कि भारत ने आज़ादी प्राप्त कर ली। आपको पता है बच्चों 14-15 अगस्त की बात करूं तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है और 15 अगस्त को हम प्यारा भारत इंडिया वाले हम सभी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे देखो। एट दिस टाइम अ स्पीच वाज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विच इज कॉल्ड ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और इसी टाइम पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं समझा हिंदी में ही रहा हूँ तो ऐसी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं बच्चों। ठीक है, और इसी टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बच्चों एक स्पीच दी और उस स्पीच को किस नाम से जाना जाता है, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। हम कह सकते हैं भाग्य के साथ समझौता, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, भाग्य के साथ समझौता। अब देखो मेरी राइटिंग आ रही है ना बच्चों, सही बोल रहा हूँ सर, कहाँ आ रही है, भाग्य के साथ समझौता। तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच दी बच्चों देश आजाद होने के जस्ट बाद में, और उसको ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से, भाग्य के साथ समझौते के नाम से जाना जाता है। यहां तक तो सारी बात कंप्लीट हुई। ठीक है, अभी मैंने चैलेंज आया नहीं है कि चैलेंज क्या है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं बस। अभी तो अपन ने इतना पढ़ा है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था उस टाइम पर। आगे देखिए बच्चों, आगे बात करें तो देखना ध्यान से, आगे बात करें। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है बच्चों कि भाई आजादी के बाद में क्या हुआ कि भारत 3 हिस्सों में बट गया। भारत कितने हिस्सों में बट गया, भारत 3 भागों में या 3 हिस्सों में बट गया। 3 हिस्से कौन कौन से थे, तो फर्स्ट पार्ट वॉज ब्रिटिश इंडिया। पहला जो भाग था बच्चों वो कौन सा था, ब्रिटिश इंडिया। मतलब अपन कह सकते हैं इंडिया 3 भागों में बट गया। एक तो बच्चों अगर अपन बात करें ब्रिटिश इंडिया, एक बात करें सेकंड पार्ट वॉज पाकिस्तान, और एक बात करें थर्ड पार्ट वॉज प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मीन्स द प्लेस वेयर द किंग्स यूज्ड टू रूल। प्रिंसली स्टेट ऐसे राज्य या पर ऐसे प्रांत या ऐसे स्थान बोल सकते हैं जहां पर राजा का शासन उस टाइम पर भी चलता था। मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई भारत के 3 भाग हो गए थे, एक पाकिस्तान, एक खुद भारत जिसको अपन ब्रिटिश इंडिया बोल रहे हैं, ठीक है, और एक प्रिंसली स्टेट बनाया गया। प्रिंसली स्टेट क्या था भाई, प्रिंसली स्टेट ऐसे स्थान या ऐसे प्लेस या ऐसे प्रांत थे जिन पर राजा का शासन चलता था। उन्होंने कहा भैया हमको सरकार नहीं चाहिए, हम तो राजा का शासन ही चलाएंगे, तो वो प्रिंसली स्टेट चले थे बच्चों। ठीक है, तो भारत 3 भागों में बना। पहला बात करें तो ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत, दूसरा बात करें तो पाकिस्तान, और तीसरा अगर अपन बात करें बच्चों तो रियासतें बोलते हैं या प्रिंसली स्टेट बोल सकते हैं। ये ब्रिटिश इंडिया, और अगर अपन बात करें ये पाकिस्तान, और ये टोटल बच्चों प्रिंसली स्टेट्स। नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, डोंट वरी, मैंने बस ऐसे ही बता दिया। तो अब क्या हुआ कि भारत 3 भागों में बट गया बच्चों। ठीक है, एक यहां से स्टार्ट हुआ। अब आगे देखो, अब स्टार्ट होते हैं हमारे चैलेंजेस। ये तो भाई मैंने आपको बताई पहले की जनरल बातें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच दी 14-15 अगस्त की मिडनाइट को इंडिया ने इंडिपेंडेंट को अचीव कर लिया था। ठीक है, और 14 अगस्त को अपना पाकिस्तान, 14 अगस्त को अपना पाकिस्तान, अपना पाकिस्तान क्यों बोल रहा हूँ भैया, था तो हमारा ही, वो बात अलग हो गया, वापस मिल जाए क्या पता। ठीक है, हो सकता है। तो आगे देखिए, भाई था तो अपना ही। अब चैलेंजेस तो अब स्टार्ट होते हैं बच्चों यहाँ से। 3 चैलेंजेस कौन कौन से हैं, वो तो हमने जनरल बात करी थी भाई, बुक में दिया गया। देखो बुक में क्या हो रहा है, बुक में चीजें एक साथ दी गई हैं, वहां पर सेपरेट चीजें नहीं दी गई हैं। जैसे कि अब हमारा मेन आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, 3 चैलेंजेस हमारे ये हैं, बट वो क्या है
भाई टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने फर्स्ट में वो समझाया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। अब चैलेंजेस देखते हैं। तो अब मेन चैलेंज क्या है बच्चों, तो देखिए, इन द इमीडिएट wake of India's August 1947 independence, there were three challenges in nation building। कि भाई अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण में तीन चुनौतियां थी। कि भाई 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, आजादी मिली। आजादी के जस्ट बाद में नए राष्ट्र राज्य का जो निर्माण किया जा रहा था, न्यू नेशन स्टेट जो बनाया जा रहा था, उसमें थ्री मेन चैलेंज थे। अपना आंसर यहां से स्टार्ट होगा। थ्री मेन चैलेंजेस कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहला चैलेंज यहां से स्टार्ट होता है, सुनिए। बिल्डिंग अ यूनाइटेड इंडिया। सबसे पहला अगर अपन मेन चैलेंज की बात करें बच्चों, तो वो है कि यूनाइटेड इंडिया। यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया मतलब कि भाई पूरे भारत को एक कैसे बनाया जाए और एक कैसे रखा जाए। अपन कह सकते हैं अखंड भारत का निर्माण। मेन चैलेंज तो क्या था बच्चों? अखंड भारत का निर्माण। ये था मेन चैलेंज पहला नंबर का। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स, अभी बताया था, ऑफ विच द फर्स्ट पार्ट वॉज ब्रिटिश इंडिया, द सेकंड पार्ट वॉज पाकिस्तान एंड द थर्ड पार्ट वॉज द इंडिजीनियस प्रिंसली स्टेट। तीनों के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है, ठीक है। आगे देखो, इन सच अ सिचुएशन इंडिया हैज टू कन्विंस those 565 independent princely state to be a part of India to make a united India, and this become a challenge। भाई हम कह सकते हैं कि देखो तीन पार्ट में भारत डिवाइड हो गया था बच्चों, ब्रिटिश इंडिया, पाकिस्तान और प्रिंसली स्टेट। और टोटल प्रिंसली स्टेट की बात करें हमारे पास उस टाइम पर तो कितनी थी? 565 प्रिंसली स्टेट थी। अब मेन चैलेंज ये था कि भाई इन सब को एक कैसे किया जाए, मिलाया कैसे जाए और अखंड भारत का निर्माण कैसे किया जाए। तो एक चैलेंज आप समझ पा रहे हो। एक चैलेंज तो क्या है कि भाई अखंड भारत, यूनाइटेड इंडिया कैसे बनाया जाए। पाकिस्तान अलग चला गया, ब्रिटिश इंडिया इधर रह गया, प्रिंसली स्टेट अलग ही चल रहा है। प्रिंसली स्टेट कह रहे हैं नहीं भैया हमको सरकार नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब चलाएंगे। हम राजा, मतलब राजा वहां का ये कह रहा है नहीं भैया मैं खुद ही राजा रहूंगा, ये मेरी प्रजा है, मैं इन प्रशासन करूंगा। कौन राजगद्दी छोड़ना चाहता है बच्चों? ठीक है, आजकल आप अपना पेन नहीं छोड़ते किसी के पास, राजगद्दी के खाक छोड़ेंगे लोग बाग। तो भाई उसने कहा कि देखो भाई सिंपल बात है, हम प्रिंसली स्टेट ही रखेंगे। अब चैलेंज ये आया कि भैया इंडिया को यूनाइट कैसे करें, फिर तुम सब तो अपना अपना देख रहे हो। सबने कहा नहीं भाई हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। तो फिर भाई इंडिया को यूनाइट कैसे करें? तो यूनाइटेड इंडिया, बिल्डिंग अ यूनाइटेड इंडिया पहला चैलेंज था अखंड भारत का निर्माण बच्चों। टॉपिक क्या है? न्यू नेशन स्टेट क्रिएट करने में कौन कौन से चैलेंजेस को सामना करना पड़ा। तो पहला चैलेंज आंसर में जो आप लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे? बिल्डिंग अ यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत का निर्माण पहला चैलेंज था बच्चों। चलिए सेकंड चैलेंज भी देख लेते हैं भाई। देखिए अगर बात करें हम सेकंड चैलेंज की, सुनना बच्चों ध्यान से। सेकंड चैलेंज है बच्चों स्टेब्लिश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को स्थापित करना। सेकंड चैलेंज क्या है? लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए। इतना बड़ा देश जिसमें अलग अलग आइडेंटिटीज हैं सभी की, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए एक सरकार, वो भी कौन सी सरकार? डेमोक्रेसी वाली सरकार, लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना। एक और बड़ा चैलेंज उभर के सामने आया। लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है? छोटी क्लासों में आप पढ़ के आए हो बच्चों, जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए, यही है भाई लोकतांत्रिक सरकार। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मेन पावर सोर्स कौन होता है? शक्ति का सोर्स कौन होता है? पावर कहां से आती है? पीपल, कॉमन पीपल, वही तो है भाई मेन पावर सोर्स, जनता के पास से आती है, सिंपल बात। तो अगर बात करें अपन कि भाई लोकतंत्र की स्थापना सेकेंड नंबर का मेन चैलेंज था न्यू नेशन स्टेट बनाने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव एवरीवन बेसिक राइट, संविधान में सभी के लिए क्या दिए गए हैं? कुछ बेसिक राइट दिए गए हैं, कुछ बुनियादी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। एंड द राइट टू वोट, इसके साथ साथ वोट देने का अधिकार दिया गया है बच्चों, ठीक है। सेटिंग अप अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं हमने जो व्यवस्था अपनाई है वो कौन सी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब हम कह सकते हैं संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था है। कौन सी है? संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था है। मतलब जो सेंट्रल लेवल पर कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। और पावर का जो मेन सोर्स रहेगा वो कौन रहेगी? लोकतंत्र में कॉमन पीपल रहेगी, जनता रहेगी। भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक बार मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ बच्चों, यहाँ समझाएंगे आपको, इसलिए खाली छोड़ा है, सुनिए।
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब संसदीय लोकतंत्र, क्या बोलेंगे अपन इसको, संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूं, राइटिंग खतरनाक है अपने को समझ में आती है बस, बट कोई बात नहीं। संसदीय लोकतंत्र। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या है कि भाई सेंट्रल लेवल पर जो लॉज बनेंगे, जो कानून बनेंगे, वो कानून तो कहाँ बनेंगे भाई, तो वो कानून बनेंगे पार्लियामेंट में। कहाँ बनेंगे भाई, पार्लियामेंट में कानून बनेंगे। ठीक है, और पावर का जो मेन सोर्स रहेगा डेमोक्रेसी में, पावर का, शक्ति का जो मेन सोर्स रहेगा, पावर का मेन सोर्स क्या रहेगा, कॉमन पीपल। क्या रहेगा बच्चों, कॉमन पीपल। ठीक है, पावर का जो मेन सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, कॉमन पीपल रहने वाला है, इतना याद रखना है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है कि सेंट्रल लेवल पर जो कानून बनेंगे वो तो पार्लियामेंट बनाएगी। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि पावर का जो मेन सोर्स रहने वाला है वो रहने वाली है जनता, पीपल। पीपल बोल दो, सिंपल जनता बोल दो, पावर का मेन सोर्स ये रहने वाली है। ये है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं पूरी को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए ये बात तो समझिए आप। अब डेमोक्रेसी के बारे में भाई अगर मैं चाहता तो आपको इतना ही बता देता, बट अपने को फुल डिटेल में, जैसा कि बोला है एनसीईआरटी टू यूपीएससी, उस वजह से अपने को फुल डिटेल में चलना है। भाई डेमोक्रेसी को लेकर के महात्मा गांधी जी के विचार क्या थे। महात्मा गांधी जी कहते हैं, शायद आपको दिख रहा हो अच्छे से या क्लियर नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा तो पीडीएफ जब मिलेगी दिख जाएगा, कि भाई एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हियर द अदर साइड। कि भाई बात करें हम तो एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी कि लोकतंत्र का विकास जब तक संभव नहीं है तब तक हम दूसरे के पक्ष को ना सुने, दूसरा क्या कहने वाला है दूसरे की साइड को ना देखें। मतलब हम कहते हैं ना कि भाई डिसीजन लेते टाइम दोनों साइडों को सोचना चाहिए। एक तो नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, अपने को करना क्या होता है, ना तो इधर जाओ ना इधर जाओ, मध्यस्थ होकर के चलो। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है अगर आपने अदर साइड दूसरे तरफ के व्यक्ति की बात को नहीं सुना तो। अब दूसरे तरफ के व्यक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे दूसरे तरफ के व्यक्ति का मतलब है कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि जब लोकतंत्र के लिए नियम बनाए जाएं, जब लोकतंत्र के लिए कानून बनाए जाएं, लोकतंत्र के लिए मतलब जब जनता के लिए कानून बनाए जाएं, पूरे देश के लिए बनाए जाएं। ऐसा नहीं हो कि कानून केवल गरीबों के लिए हो, ऐसा ना हो कि नियम केवल गरीबों के लिए हो, बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं लोकतंत्र का मतलब इतना समझता हूं कि जितनी अपॉर्चुनिटीज अपर एलीट क्लास सोसाइटी को है, अमीर वर्ग के लोगों के लिए है, उतनी ही अपॉर्चुनिटी, उतने ही अवसर बैकवर्ड क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए होने चाहिए। महात्मा गांधी जी का यह मानना था डेमोक्रेसी को लेकर के। तो समझ पा रहे हो आप बच्चों। तो फिर आगे कहते हैं कि भाई एक सच्चा लोकतंत्र किसी एक केंद्र में निर्भर नहीं होता है। मतलब भाई उनका कहना यह था कि एक सच्चा लोकतंत्र वो है जिसमें पूरी जनता की भागीदारी हो। राइट टू वोट सब दे सकते हैं, सिंगल वोट, सिंगल पर्सन, सिंगल वैल्यू, सिंपल बात। तो महात्मा गांधी जी का कहना था कि भाई लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि कोई एक अथॉरिटी ही पूरी उसको ऑक्यूपाई कर ले, कवर कर ले ना। लोकतंत्र का मतलब है कि भाई पूरी जनता का अधिकार हो प्रत्येक रिसोर्सेज पर, अगर गवर्नमेंट रिसोर्सेज है तो। और जब गवर्नमेंट नियम कानून प्रोविजन रूल्स लॉ बनाए तो नियम कानून प्रोविजन रूल्स और लॉ सभी के लिए अप्लाइड हो, ना कि किसी विशेष कम्युनिटी के लिए। और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको अलग अलग प्रकार की एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए, ये भी लोकतंत्र है भाई। समझ पा रहे हो। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, तो पहला चैलेंज क्या था बच्चों, अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने दो चैलेंज जाने बच्चों। कौन कौन से चैलेंज जाने, दो चैलेंज जाने। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यू नेशन
के लिए कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, मतलब जब न्यू नेशन बनाया गया तो कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। नया राष्ट्र राज्य, हिंदी में बोलेंगे नया राष्ट्र राज्य। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेंशन नहीं लेना। तो भाई एक तो यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत, अखंड भारत मेन चैलेंज था। कैसे अखंड भारत बनाया जाए और कैसे इसको बनाए रखा जाए, अखंड भारत एक चैलेंज। दूसरा चैलेंज कि भाई डेमोक्रेसी को कैसे स्टेब्लिश करें, डेमोक्रेसी लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए, दूसरा चैलेंज ये था। अब तीसरा चैलेंज देख लेते हैं, चलिए चलिए तीसरा चैलेंज था भाई डेवलपमेंट, विकास कैसे किया जाए। तीसरा चैलेंज क्या था, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब है बच्चों की विकास सबके लिए एक जैसा हो, ऐसा ना हो कि भाई जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए विकास के मायने अलग रख दिए आपने और जो एलीट क्लास है उसके लिए विकास के मायने अलग रख दिए। ऐसा नहीं, विकास का मतलब है भाई सबका विकास होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं। तो सुनिए ध्यान से देखना, डेवलपमेंट विकास, तीसरा चैलेंज टू प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ ऑल सिटीजन्स, कि भाई करना क्या है, सभी लोगों की भलाई को, सभी लोगों की भलाई को क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, मतलब कि भाई जब नियम बनाए जाएं, जब कानून बनाए जाएं तो उनमें सभी लोगों की भलाई का ध्यान रखा जाए, ना कि केवल अमीरों की, ना कि केवल इलीट क्लास की सोसाइटी के फायदे की बात की जाए या भलाई की बात की जाए, सभी लोगों की भलाई की बात की जाए। नॉट जस्ट सम ग्रुप्स of the constitution emphasized equality and provided special protection for social disadvantaged and minorities communities। बोला गया है कि भाई जो सोशली रूप से डिसएडवांटेज हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और माइनॉरिटीज कम्युनिटी जो हैं उनके लिए थोड़े स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोविजन लेकर के आए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष नियम बनाए जाएं। जो बैकवर्ड हैं, ठीक है, जो अपन कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज हैं, उनके लिए क्या किए जाएं, उनके लिए कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए जाएं ताकि वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में आ सकें। It also outlined welfare goals in the DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके साथ साथ में भाई करना क्या है कि इन सब की भलाई के लिए हमारे संविधान के पार्ट नंबर 4 में जो डीपीएसपी प्रोवाइड किए गए हैं, डीपीएसपी का प्रोविजन रखा गया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनका प्रावधान रखा गया है। उनमें जितने भी अपन कह सकते हैं वेलफेयर प्रोविजन है, कल्याणकारी सिद्धांत जितने भी हैं, उन सबको अच्छे से लागू किया जाए ग्राउंड लेवल पर, ताकि क्या हो सके, ताकि सोसाइटी में जितने भी ये बैकवर्ड लोग हैं या बैकवर्ड सिटीजन्स हैं या बैकवर्ड ग्रुप हैं वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में आ सकें। तो इसके लिए डीपीएसपी बनाया गया बच्चों। इसके अलावा अगर बात करें, द की चैलेंज वॉज टू क्रिएट इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। यहां से देखो बच्चों, और इन सब में भी अगर अपन बात करें कि भाई मुख्य चैलेंज तो जो है, मुख्य चैलेंज तो वो क्या है कि भाई कैसे ऐसी इफेक्टिव पॉलिसी बनाएं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, आर्थिक विकास हो सके और पॉवर्टी खत्म हो जाए। कैसे कैसे ऐसी इफेक्टिव पॉलिसी बनाई जाए ताकि एक तो आर्थिक विकास हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, प्रभावकारी नीतियां कैसे बनाई जाएं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, आर्थिक विकास हो सके, इसके अलावा इसी के साथ साथ पॉवर्टी खत्म हो सके, गरीबी खत्म हो सके। विकास, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सुनना, सभी नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए न केवल कुछ समूह के लिए संविधान में समानता पर जोर दिया और सामाजिक रूप से वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान की गई, इसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कल्याण लक्ष्यों को भी रेखांकित किया। मुख्य चुनौती आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावित नीतियां बनाना है। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जो हमको सबसे एक लास्ट नंबर का जो बड़ा चैलेंज है वो तो ये है कि कैसे हम प्रभावी नीतियां बनाएं, कैसे हम इफेक्टिव पॉलिसीज बनाएं। और इफेक्टिव पॉलिसीज कौन सी, ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, इसके साथ साथ पॉवर्टी खत्म हो जाए। अब सुनो बच्चों, हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, न्यू नेशन स्टेट, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, न्यू
नेशन स्टेट, कि भाई नया राष्ट्र राज्य बनाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला टॉपिक हमारा ये था बच्चों, जो कि हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैलेंज की बात करें तो यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत। फर्स्ट चैलेंज कौन सा है बच्चों हमारा, अखंड भारत, हिंदी में लिख दूंगा आप। दूसरा बच्चों डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। और तीसरा अगर बात करें बच्चों डेवलपमेंट, डेवलपमेंट या इफेक्टिव पॉलिसीज। डेवलपमेंट में भी दो चीजों पर विशेष ध्यान देना है कि एक तो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, इसके अलावा पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए, पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए। सुनिए कि भाई पहला चैलेंज तो हमारे पास था कि कैसे अखंड भारत बनाया जाए और इस अखंड भारत को बनाए रखा जाए। दूसरा चैलेंज कि भाई लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए। तीसरा चैलेंज कि भाई विकास कैसे किया जाए। विकास में भी अगर हम बात करें आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, और इधर बात करें तो गरीबी को कैसे खत्म किया जाए। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसके आंसर ये हैं बच्चों। हाँ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको इसलिए बता दिया है भाई कि जब आप, ये क्या है बच्चों, देखो ये समरी नोट्स होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं समरी नोट्स। जब एग्जाम टाइम आता है तो आपकी दो मोटी मोटी कॉपियां भर जाएंगी नोट्सों से, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, सिलेबस तो सेम है। तो आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे। फिर आप वो गाना लगाते हो ना, यही रात अंतिम यही रात भारी वाला, स्टूडेंट लगाते हैं कुछ गाना, इस बार बच्चों ने लगाया था, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि उस टाइम पर आपके लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरा कवर कर पाओ। तो फिर क्या करोगे आप, ये समरी नोट्स आपके लिए वहां पे बिल्कुल की पॉइंट होने वाले हैं कि भाई टॉपिक देगा न्यू नेशन स्टेट के लिए कौन कौन से चैलेंजेस थे। यहाँ पे एक वर्ड और लिख लो, चैलेंजेस, चुनौतियां, चैलेंजेस। न्यू नेशन स्टेट के लिए कौन कौन से चैलेंजेस थे। तो पहला चैलेंज भाई यूनाइटेड इंडिया याद कर लिया। अब यूनाइटेड इंडिया के अंदर आपको सब कुछ पता है। दूसरा चैलेंज है जो आपने डेमोक्रेसी याद कर लिया, डेमोक्रेसी के अंदर आपको सब कुछ पता है। तीसरा चैलेंज है आपने डेवलपमेंट याद कर लिया, डेवलपमेंट के अंदर आपको सब कुछ पता है। डेवलपमेंट में दो चीज देख ली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी कैसे खत्म करें। खत्म हो गया आंसर। कितना बड़ा टॉपिक था। आपके एक बार बुक निकालना, बुक में आपके 3 पैराग्राफ दिए गए हैं इसी टॉपिक के लिए। अपन ने तीनों अच्छे से कवर कर लिए एक ही क्लास में। जब मैं स्कूल वगैरह में पढ़ाता हूँ तो ये यहाँ तक पहुँचने में 3 क्लास में भी, हाँ 3 क्लास तो लगती है क्योंकि बेसिक चलता है, तो 2 से 3 क्लास मान लो आप, तो 2 से 3 क्लास लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, जो अपन ने अभी तक कंप्लीट किया है। और अपन ने ये एक क्लास में कंप्लीट कर लिया। मतलब अपन कह सकते हैं अपना सिलेबस बहुत जल्दी भी पूरा हो सकता है अपन चाहें, बट अपन अपना सिलेबस करेंगे नवंबर तक कंप्लीट आराम से, क्योंकि बीच बीच में आपके कुछ ऑफलाइन टेस्ट होंगे। जो बच्चे ऑफलाइन देने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा पूरी। ऑनलाइन टेस्ट तो होंगे ही सही, इसके अलावा कुछ कुछ कॉम्पिटिशन होने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें आपके साथ, कुछ प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। अब प्रैक्टिकल मतलब साइंस जैसा नहीं होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पे बस हम ये कर सकते हैं कि भाई पार्लियामेंट्री का सेशन कैसा होता है वो आपको दिखा दिया, कभी आपको करवा दिया, वो सारी बातें चलती रहेंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये सब बातें। तो पहला टॉपिक कैसा लगा बच्चों आपको पढ़ करके, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। टाइम पता नहीं कितना हो गया क्लास लेते हुए। चलिए, तो हाँ ये आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, टेंशन आपको लेना नहीं है। तो अगर बच्चों आपको फिर आगे चले हम, ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई। यहाँ पर ये 3 चैलेंजेस हो चुके हैं। अब अगर बात करें हम हमारे थोड़े से वापस पॉइंट पर आते हैं हमारे प्रचार की, तो प्रचार की बात ये है कि अगर आपको एक क्लासें ज्वाइन करनी है, ये डेमो क्लास, 2 क्लासें और आएंगी डेमो क्लास पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। 3 क्लासें, मतलब कल से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तो ज्योग्राफी की भी 3 क्लास डेमो क्लास की फॉर्म में यूट्यूब पर आने वाली हैं। देन उसके बाद 7-8 दिन में एक क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी, और सारी क्लासें फिर आपको रेगुलर रूटीन में कहाँ मिलने वाली हैं, तो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर। जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है, इस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको पॉलिटिकल साइंस की एक क्लास और ज्योग्राफी की एक क्लास, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है केवल पॉलिटिकल साइंस की आ गई ज्योग्राफी की नहीं आई, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है केवल ज्योग्राफी की आ गई पॉलिटिकल साइंस की नहीं आई। बट अपन सिलेबस में कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रहेंगे। अपना मेन टारगेट रहेगा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना, फुल डिटेल में पढ़ना, ताकि आगे जा करके बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है।
तो ऑनलाइन क्लासेज हैं बच्चों, ये सारी की सारी हमने एक बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट विद के एस सर। और अगर इस बैच की खास बात हम करें बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस बैच की खास बात करें हम, तो ये बैच 10th क्लास वालों के लिए, 11th क्लास वालों के लिए और 12th क्लास वालों के लिए होने वाला है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे केवल आपकी, क्योंकि आप 12th क्लास में हो। तो अगर हम बच्चों बात करें इसमें 12th क्लास वालों के लिए, जो बच्चे साइंस हैं उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखी है, मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखी है। जो बच्चे कॉमर्स हैं उनके लिए अकाउंट स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे आर्ट्स अपने लिए जो बच्चे हैं, ठीक है, अपना स्ट्रीम जो है, अपने स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं बच्चों। कलर चेंज कर दूँ ना, अपनी वाली बात आ गई बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो अपनी वाली बात आ गई तो कलर चेंज कर देते हैं भाई। भैया पॉलिटी और एक ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखी हैं। 5 अप्रैल से स्टार्ट होना था, बट 6 अप्रैल है आज, तो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे बच्चों, आपने देख लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होने वाली हैं क्लासेस। कुछ क्लासेज रिकॉर्डेड आएंगी, कुछ क्लासेज लाइव भी आएंगी बच्चों आपकी, ठीक है। कहाँ पर होने वाली हैं भाई? प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर। अगर बात करें बच्चों फीस की, वैसे यूट्यूब पर फीस बताते नहीं है, वो बतानी नहीं चाहिए शायद, मुझे पता नहीं, पर मैं तो बता देता हूँ। देखो बच्चों, सिंपल बात, ऐसा कुछ है नहीं। 250 रुपये पर सब्जेक्ट के पर मंथ के हम लेने वाले हैं आपसे। मोबाइल के रिचार्ज से कम है। अगर आप अनलिमिटेड रिचार्ज कराते हो तो वो भी मैं भी शायद 299 या उससे ज़्यादा का ही होता होगा। हम आपसे 250 रुपये लेने वाले हैं एक महीने के। एक महीने कितने लेने वाले हैं बच्चों हम आपसे? एक महीने के हम आपसे लेने वाले हैं 250 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस का बैच ज्वाइन किया तो आपको एक महीने में मात्र 250 रुपये जमा कराने हैं। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू, फिलअप्स, शॉर्ट वेरी शॉर्ट सब क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको। और प्लस एक महीने में एक बार आपके पास चांस रहेगा, कोई भी डाउट होता है तो आप आके मिल सकते हो। एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उस टेस्ट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए रखी गई हैं। फैसिलिटीज़ का मतलब ये है कि अगर टेस्ट ऑफलाइन होता है तो वहाँ पर मीटअप अपना हो ही जाएगा। ऑफलाइन नहीं भी होता है तो भी एक महीने में एक बार बच्चों से मीटअप किया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, कोई हमको कोई डाउट है, हमको कुछ पूछना है या कोई एडवाइस लेनी है वगैरह वगैरह, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर्स के साथ में। जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो पॉलिटी ज्योग्राफी में कोई भी बात हो या कोई भी इशू हो तो आप मुझे मिल सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कभी भी एनी टाइम, ठीक है बच्चों। अब इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए तो मैंने आपको फीस बता दिया बच्चों, 250 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम आपसे पे करेंगे। और क्लासें कहाँ आएंगी? प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आने वाली हैं। रेगुलर बेसिस पर एक क्लास भी आ सकती है, 2 भी आ सकती हैं, ठीक है। हंगामा खड़ा नहीं कर देना है कि सर 2 का बोला था, एक ही क्लास आई है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। चलिए, अगर बच्चों आपको ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पर ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पर आने वाली हैं, तो आपको जो ये नंबर दिए गए हैं 9521216077, इन पर आप व्हाट्सअप करिए और व्हाट्सअप में लिख दीजिए कि भाई मैं 12th क्लास की पॉलिटी या 12th क्लास की ज्योग्राफी या 12th क्लास की जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी एसएसटी और साइंस और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट हैं, तो आप बता सकते हो कि भाई मैं आपका ये वाला बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं आपको उस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आज पहली क्लास थी बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बैच के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ये हमारा बैच है और इसमें हमने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रखी हैं। आप ज्वाइन करिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इन क्लासों में हैं, या आपके कोई रिलेटिव जो कि बहुत दूर रहते हैं, कोई जयपुर, कोई कोटा, कोई एमपी, कोई यूपी, कोई बिहार, वहाँ से भी रहता है, तो भी आप उनको एक बार कॉन्टैक्ट करके इनके बारे में, इसके बारे में बता सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल से आप क्लासेस देख ही रहे हो बच्चों, ठीक है। और बीएसटीसी के लिए भी हमने क्लासेस चला रखी हैं। अगर आपकी कोई सिस्टर हैं, कोई भाई बहन है जो बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सेम हमने इसी प्रकार की क्लासेस चला रखी हैं, जो कि प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर होने वाली है, जिसकी फीस हमने 1000 रखी है। पूरे सिलेबस, पूरे कोर्स को कंप्लीट कराने की स्टार्ट 1 अप्रैल से हो गया था बच्चों। कुछ बच्चे इसमें ऐड भी हो गए हैं, मतलब काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं इसमें। इसमें अभी हमारे पास केवल आज का स्टार्ट डेट है, लेकिन स्टार्टिंग डेट से पहले हमारे पास 3 स्टूडेंट आए हैं अभी, ठीक है। तो आज 5 तारीख को आ गए थे 3 स्टूडेंट, तो आज पहली क्लास आई है, डेमो क्लास थी बच्चों ये। तो कैसी लगी आपकी आज की क्लास, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड कल आपके लिए ज्योग्राफी की एक क्लास आने वाली है, वो भी डेमो क्लास होने वाली है बच्चों। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें और भी सब्जेक्ट है, उनकी डेमो क्लासेस आपको लगवा दी जाएंगी, ठीक है, टाइम टू टाइम। और कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी चैनल पर, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगी। नोट्स आपको इसी फॉर्म में मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई बात हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो,
कॉल कम ही करना, मैसेज कर दोगे तो ठीक रहेगा ज़्यादातर, ठीक है। तो वो सारी बातें, क्लासेज वगैरह चल रही होती हैं, तो मैं हो सकता है कि फ़ोन आपका ना उठा पाऊँ, क्योंकि थोड़ा-सा क्लासेज में डिस्टर्ब हो जाता है उस वजह से। तो आप मैसेज कर दें, काफ़ी अच्छा रहेगा, व्हाट्सएप मैसेज आप कर दीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा आज का पूरा कि पूरा आपको ये सेशन, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद बच्चों।